आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। आधुनिक भारत की सारस्वत साधना पर हम विचार करेंगे। इस विचार के लिए सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि आधुनिक भारत की सारस्वत साधना संस्कृत की पंडित परंपरा के संदर्भ में हम विमर्श का विषय बनाएंगे और यह समझना आवश्यक है कि इसकी जड़ें सुदूर अतीत में हैं। परंपरा गहराई से इसमें भिदी हुई है या संसक्त है। हमारी भारतीय चिंतन की परंपराएं, ज्ञान मीमांसा की परंपराएं, विदित परंपराएं ही लगभग 10,000 वर्षों से विकसित होती चली आ रही हैं और सहस्राब्दियों में जो चिंतन परंपराएं विकसित हुई हैं उनके सातत्य में ही आधुनिक भारत की सारस्वत साधना पर विचार करना अपेक्षित होगा। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं संस्कृत की पंडित परंपरा के संदर्भ में आधुनिक भारत की सारस्वत साधना पर कुछ बातें यहाँ प्रस्तुत करूंगा। जैसा मैं कहता आया हूं कि सहस्राब्दियों तक मंत्र काल, सूत्र काल, भाष्य काल, विस्तार काल और आधुनिक काल, इन 5 चरणों में भारत की ज्ञान परंपराएं, ज्ञान मीमांसाएं विकसित होती रही हैं और इनमें यह जो पूरी विकास यात्रा है उसमें इनमें विविध विद्याओं का विस्तार हुआ है। दर्शन और चिंतन परंपराओं के विविध प्रस्थान निर्मित होते रहे हैं और विद्याओं की संख्या भी क्रमशः बढ़ती चली गई है। एक विद्या से 2 विद्याएं, त्रयी, 3 विद्याएं, 4 विद्याएं, 14 विद्याएं, 18 विद्याएं, 32 विद्याएं और आधुनिक काल तक आते आते विद्याओं की संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। तो ये संस्कृत मूलक ज्ञान परंपराओं में आधुनिक काल में आकर हम देखते हैं कि संगणकीय संस्कृत एक विद्या जुड़ जाती है और उस पर विचार जब हम आधुनिक भारत की संस्कृत पांडित्य के संदर्भ में सारस्वत साधना पर विमर्श करते हैं तो जो नई विद्याएं आई हैं आधुनिक तकनीकी के प्रभाव से, अनुवाद विज्ञान है, तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र है, तुलनात्मक धर्मशास्त्र है, तुलनात्मक पुराकथा है, तुलनात्मक भाषा शास्त्र है, इन पर भी विचार करना आवश्यक होता है और इन पर भी संस्कृत के पंडितों ने ग्रंथ लिखे। तो ये जो शास्त्र परंपराएं सूत्र, भाष्य, कारिका आदि शैलियों में अपने आप को व्यक्त करती रही हैं, उनमें मौलिक ग्रंथों की रचना हुई और टीकाओं और भाष्यों की रचना हुई। बड़ी संख्या में विभिन्न शास्त्रों पर, दर्शन प्रस्थानों पर संस्कृत में आधुनिक काल में भी मौलिक ग्रंथ लिखे गए और टीका ग्रंथ भी लिखे गए। अनेक टीका ग्रंथ ऐसे हैं जिनका महत्व मौलिक ग्रंथों से कम नहीं है। उनमें परंपरा का न केवल विस्तार किया गया है अपितु नवीन उद्भावनाएं भी की गई हैं। उदाहरण के लिए हम महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों पर संस्कृत में कतिपय टीकाएं लिखी हैं। उसमें न्याय दर्शन पर वात्स्यायन भाष्य पर उनकी खद्योत टीका है। उसमें अनेक नई व्याख्याएं हैं और युगानुकूल व्याख्याएं भी हैं। अथवा वाक्य पदीयम पर अम्बाकर्त्री टीका है। ये बड़ी टीका है और
जिस प्रकार से व्याकरण दर्शन को इसमें प्रस्तुत किया गया है, तो यह टीका ग्रंथों में विवेचन के विवेचन की दृष्टि से मौलिक सूझबूझ हम देखते हैं और विकास पूरी परंपरा का देखते हैं, तो इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर मौलिक ग्रंथ संस्कृत शास्त्र परंपरा में संस्कृत पंडितों के द्वारा लिखे जा रहे हैं। उनमें आधुनिक भारत की सारस्वत साधना का एक आयाम खुलता है। टीका ग्रंथ भाष्य लिखे जा रहे हैं, उनमें भी भारत की सारस्वत साधना हमारे समय में प्रतिफलित हो रही है। और एक तीसरा पक्ष इन दोनों पक्षों के अतिरिक्त है कि अनेक पंडित, संस्कृत के पंडित ग्रंथ तो नहीं लिखते हैं, टीका ग्रंथ भी वे नहीं लिखते हैं, मौलिक ग्रंथ भी नहीं वे लिखते हैं, पर वे सजीव विग्रह, ज्ञान विग्रह तैयार करते हैं शिष्य परंपरा के रूप में। संप्रदाय का विस्तार जिस तरह से वे करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में इस परंपरा का थोड़ा क्षरण हुआ है कि जिस प्रकार से अपने घरों में, टोल में, छोटे छोटे गांवों में संस्कृत पंडित, कहीं से कोई भी जो पढ़ने के लिए जिज्ञासु शिष्य चला आया है, उसको निस्वार्थ भाव से पढ़ा देते थे। जिस शास्त्र में उसकी जिज्ञासा है, उस शास्त्र के पंडित को खोजता हुआ वह आता है और उससे कोई अपेक्षा वह पंडित नहीं करते हैं और उसको पढ़ा देते हैं। यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक भारत में थी और अनेक ऐसे पंडित हुए हैं जिनको ज्ञान के सूर्य कहा जा सकता है, जिन्होंने कि अपने शिष्यों के भीतर ज्ञान की रश्मियां उसी प्रकार से उद्दीप्त की, जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां दर्पण में प्रतिबिंबित होती हैं तो उसकी आभा झलक उठती है। यह बड़ी परंपरा 19वीं शताब्दी तक ऐसे पंडितों की रही है। और मौलिक ग्रंथ दर्शन के शास्त्रों के लिखना अथवा टीका ग्रंथ लिखना, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अवदान ऐसे पंडितों का रहा है जिन्होंने कि सुशिष्य तैयार किए। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत के छोटे छोटे ग्रामों में ऐसे पंडित रह रहे हैं जिनसे पढ़ने के लिए आसपास के गांवों से विद्यार्थी पहुंचते हैं और वे उनको बिना किसी शुल्क की अपेक्षा के पढ़ाते रहते हैं। ऐसे गांव अपने आप में विद्यापीठ बन जाते हैं। मेरा यह भी कहना है कि जब हम प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, प्राचीन भारत के विद्यापीठों की चर्चा करते हैं, तो हम जिस प्रकार से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से उन गांवों की भी हमको चर्चा करनी चाहिए जो गांव अपने आप में विद्यापीठ, विद्या केंद्र बन जाते थे। उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि कोई राजा विद्वान ब्राह्मणों को, गुरुजनों को भूमिखंड प्रदान करता है और वे वहां बस जाते हैं, एक गांव वहां बसने लगता है, तो गांव अपने आप में एक विद्यापीठ है और वे ब्राह्मण वहां पर विद्या केंद्र को चला रहे हैं। बाकी लोग जो कारीगर, मजदूर आदि आते हैं, वे उनकी सहायता के लिए आते हैं। प्रधानता उसमें उस विद्यापीठ की है और उसके गुरुजनों की है और उनके कारण वहां पर एक विद्या केंद्र विकसित होता चला जाता है। ऐसे कई गांव 19वीं शताब्दी तक भारत में अलग-अलग अंचलों में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, दक्षिण के क्षेत्रों में, केरल में, तमिलनाडु में रहे हैं, जहाँ पर कि इस प्रकार के विद्या केंद्र छोटे-छोटे गाँवों में हैं और एक गाँव छोटा-सा वह अपने आप में एक विद्यापीठ है। और वहाँ अलग-अलग शास्त्रों के अलग-अलग कई पंडित हैं, उनसे अलग-अलग शास्त्र पढ़ने के लिए विद्यार्थी उनके घर जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली हमने विकसित की, जो कि शिक्षा की बड़ी स्वायत्त प्रणाली हमारी थी।
स्वदेशी प्रणाली हमारी हमारी धरती पर जो विकसित हुई शिक्षा की, उसका ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। बंगाल में ऐसे कई गांव थे जहां पर कि इस प्रकार के शिक्षा केंद्र बन गए थे। नवद्वीप, भाटपाड़ा है, नाडिया है, कोतलीपाड़ा है, फरीदपुर है, कमालपुर है, भाखरपुरा है, शांतिपुर है, विक्रमपुरा है। यहाँ इस तरह के पंडित रह रहे हैं और वे उन पंडितों की उपस्थिति के कारण वह गांव विद्या केंद्र बन गया है। पंडित रामचंद्र झा की एक संस्कृत में लिखी हुई आत्मकथा है और उस आत्मकथा में अपनी विद्या यात्रा की चर्चा झा जी ने की है। 1985 में यह पुस्तक, उनकी आत्मकथा, संस्कृत में लिखी हुई प्रकाशित हुई थी और बहुत सहज भाव से कथा कथन शैली में अपना जन्म, ग्राम, परिवेश आदि का सरल और सरस शैली में प्रांजल संस्कृत गद्य में उन्होंने वर्णन किया है। और जो पूरा आख्यान है उनके जीवन का, वह उनकी विद्या यात्रा का भी वर्णन है और अपने समय के पंडित समाज, विशेष रूप से गांवों में जो पंडित हैं, उनकी सारस्वत साधना को उन्होंने जीवंत कर दिया है। और पटना, मुजफ्फरपुर आदि नगरों की शिक्षण संस्थाओं का तो वर्णन किया ही है। वहां पर जिस प्रकार से अध्ययन अध्यापन होता है संस्कृत का, उसका वर्णन उन्होंने किया ही है। पर छोटे छोटे गांवों में अनेक पंडितों के सारस्वत विग्रह वे इसमें साकार उन्होंने कर दिए हैं। और इसमें चक फतेहा गांव, तिलडीहा गांव, पुपरी गांव आदि की पाठशालाओं में जिस प्रकार से अध्यापन होता है, उसका आंखों देखा हाल और अपने अनुभव, उनके जीवंत अनुभव, ये 20वीं शताब्दी के पहले 2-3 दशकों तक इन गांवों में जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी अच्छी छवि यह आत्मकथा उनकी प्रस्तुत करती है। और चक फतेहा गांव में किस तरह स्थानीय पंडितों में अपूज झा, रहनाथ मिश्र, झिंगुर झा, नेवालाल झा आदि के अध्यवसाय से उस क्षेत्र में संस्कृत विद्या का बड़ा भास्वर एक केंद्र बन गया था। यह इन हरेक गांव की एक विद्या केंद्र के रूप में छवि इस विवरण से हमारे सामने आती है। झिंगुर शर्मा किस प्रकार से अध्यापन करते थे संस्कृत का, इसका चित्रण उन्होंने बड़ा ही रोचक चित्रण किया है। और श्रीनाथ झा जो तिलडीहा गांव के थे, उनके अध्यापन का भी ब्यौरा उसी प्रकार से दिया है। तो गुरुओं की अनुकंपा से किस प्रकार से शिष्य बढ़े, आज वे शिष्य आगे जाकर के वे शिष्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हो गए। ये छोटे छोटे गांवों में गुरुजन रह गए जिन्होंने तैयार किया इन शिष्यों को। तो आत्मकथाकार ने पाठशाला के इन गुरुओं की जो अध्यापन शैली है, उनकी अनुकंपा है, शिष्य वात्सल्य है और उदार दृष्टि है, इसको स्मृतियों में संजोया है। और वह एक पूरा कालखंड है जो लगभग विलुप्त हो गया अब हमारी स्मृतियों से। और वह पूरा का पूरा जो पूरी जीवनचर्या थी हमारे विद्या केंद्रों में जो गांव में थे, वह विलुप्त होती चली गई है आजादी के बाद विशेष रूप से। तो विद्या केंद्र हमारे वो जो स्वायत्त विद्या केंद्र गांवों के थे, वे टूट गए। तो उनके विवरण हमको प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार से विद्या केंद्र रहे हैं। मैंने 3 प्रस्थानों की चर्चा की है। संस्कृत मूलक विद्या परंपराओं का विकास जो आधुनिक भारत की सारस्वत साधना में हुआ है, उसमें एक तो मौलिक ग्रंथों की रचना संस्कृत के पंडित कर रहे हैं। दूसरे, वे प्राचीन मौलिक ग्रंथों पर भाष्य या टीकाएं लिख रहे हैं। और तीसरे, वे निस्वार्थ भाव से अध्यापन के द्वारा ज्ञान के सजीव विग्रह तैयार कर रहे हैं। इन तीनों की दृष्टि से समग्र रूप में आधुनिक भारत की संस्कृत शिक्षा मूलक या संस्कृत पांडित्य परंपरा के संदर्भ में सारस्वत साधना पर विचार
किया जा सकता है। इस व्याख्यान में मैं केवल मौलिक ग्रंथों की ही चर्चा करूँगा और उनमें भी 5 मौलिक ग्रंथों की ही चर्चा मैं करूँगा। मेरी दृष्टि से ये 5 मौलिक ग्रंथ प्रतीक रूप में या उपलक्षण मात्र से इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार से विश्व स्तरीय चिंतन संस्कृत के पंडितों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अलग-अलग चिंतन प्रस्थानों में, अलग-अलग दर्शन की शाखाओं में किया है। इन ग्रंथों में पहला तो महानिर्वाण तंत्र है। यह महानिर्वाण तंत्र बौद्ध दर्शन का एक महानिर्वाण तंत्र है, उससे भिन्न है। एक शाक्त परंपरा का महानिर्वाण तंत्र है, उससे भी भिन्न है। यह आधुनिक ग्रंथ है, जिसका कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में निर्माण किया गया था और यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ यह है और यह हमारे समय को संबोधित करने वाला ग्रंथ है। इसमें जो नया समाज आ रहा है उसकी उसकी दृष्टि से आचार पद्धति और तांत्रिक साधना की पद्धतियाँ भी प्रतिपादित हैं और अनेक नई बातें इसमें कही गई हैं। विशेष रूप से स्त्रियों की शिक्षा के विषय में और गृहस्थ धर्म के विषय में और विवाह की मर्यादाओं के विषय में। जो वीर हैं, जो शाक्त तंत्र के साधक हैं, उनको वीर कहा गया है। तो उनको विवाह अवश्य करना चाहिए और एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। यह विधान इसमें बनाया गया। ये यह ग्रंथ जो है इसका प्रचार हुआ था और इसके अनुसार दीक्षा दी जाती थी। इसके प्रमाण मिलते हैं 19वीं शताब्दी में। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इसने समाज पर अपना अक्स निर्मित किया, अपना प्रभाव इसने डाला। तो यह संस्कृत मूलक जो सारस्वत साधना है आधुनिक भारत में, उसमें मौलिक ग्रंथों का एक उदाहरण है। दूसरा ग्रंथ शब्दार्थ रत्नाकर है। यह व्याकरण दर्शन का ग्रंथ है। भर्तृहरि के वाक्यपदियम के प्रादर्श पर, मॉडल पर यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें भी अनेक नई उद्भावनाएं हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा। और तीसरा ग्रंथ सनातन धर्मोद्धार है। महामहोपाध्याय उमापति द्विवेदी इसके प्रणेता हैं। पंडित नक्षेत्र राम के नाम से भी उनको जाना जाता है। काशी की पांडित्य परंपरा के वे एक चमकीले नक्षत्र हैं और यह महाग्रंथ है। 1500 से भी अधिक पृष्ठों में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह रचा गया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इसका प्रकाशन हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी भूमिका लिखी थी प्रथम खंड की और ये अनेक दर्शन की, धर्म की समस्याओं से साक्षात्कार करता है। विशेष रूप से मैक्स मूलर, वेबर आदि पश्चिमी पंडितों की जिस प्रकार से इसमें कड़ी आलोचना की गई है, दयानंद के वेदभाष्य की कड़ी समीक्षा की गई है और सनातन धर्म की अनेक अवधारणाओं को अपनी दृष्टि से पंडित महामहोपाध्याय उमापति द्विवेदी ने स्पष्ट किया है। तीर्थ का स्वरूप, धर्म के लक्षण के साथ 37 सामान्य धर्म और 32 अन्य धर्म, यह युगानुकूल धर्म का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए यह एक सनातन पक्ष की ओर से ग्रंथ आया और यह अनुरोध के द्वारा लिखा गया, अनुरोध के कारण लिखा गया था। कुछ काशी के पंडितों से अनुरोध किया गया कि आप सनातन धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए एक मौलिक ग्रंथ लिखिए जिससे कि इसमें जो संशय और दिग्भ्रम है उनका निवारण हो सके। ऐसा एक ग्रंथ फिर विशालकाय ग्रंथ महामहोपाध्याय उमापति द्विवेदी ने रचा। पंडित गंगाधर शास्त्री ने भी इसी प्रकार का एक ग्रंथ लिखा था। तो ये नई स्मृतियां लिखी गईं। जैसा विश्वेश्वर स्मृति का मैं उदाहरण देता हूँ कि वे किसी राज्य में नई स्मृति, एक नया विधान धर्मशास्त्र का बने, लागू किया जाए, इसकी दृष्टि से 19वीं शताब्दी में नई स्मृति लिखी जा रही है और वह लागू की जा रही है। तो यह एक उदाहरण है। और व्याकरण का ग्रंथ शब्दार्थ रत्नाकर, यह वाक्यपदियम का के मॉडल पर लिखा हुआ ग्रंथ है। जैसा मैंने कहा, सनातन धर्मोद्धार धर्म और धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। ये 3 पुस्तकें हुई। चौथी पुस्तक परमार्थ दर्शनम है, उसकी मैंने
अनेकत्र चर्चा की है। वो पांचवी पुस्तक काव्य अलंकार कारिका है, आचार्य पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी की। इन 5 ग्रंथों के आधार पर हम आधुनिक भारत में संस्कृत पंडितों की जो सारस्वत साधना है, उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विश्व के जो अच्छे विचारक चिंतक हैं, श्रेष्ठ विचारक या चिंतक हैं, उनके समकक्ष ऐसे ग्रंथों में जो चिंतन प्रस्तुत किया गया है, उसको हम रख सकते हैं। आचार्य पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी को हम भामा, दंडी, वामन, कुंतक, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ ऐसे काव्य शास्त्रियों के साथ प्रथम पंक्ति में ही उनको रख सकते हैं। इसी प्रकार से परमार्थ दर्शनकार महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा को हम विश्व के श्रेष्ठ दार्शनिकों में रख सकते हैं। यह मेरा ही केवल कहना नहीं है, जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा है और अच्छे दार्शनिक जो हैं, उनका भी यही मानना है। तो इन 5 ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है आधुनिक भारत की सारस्वत साधना के निदर्शन के लिए। यह एक थोड़ी-सी झलक देने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।